ग्लोबल मार्केट में एक टर्म चल रहा है ट्रम्पिज्म। इंटेलेक्चुअल दुनिया में इसको कहते हैं राइट विंग पॉपुलिज्म, दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद। इसमें जो कुछ भी होता है सब पर पर्दा डाल दिया जाता है। डब्बे पर लिखा होता है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ये सब बातें दिमाग पर जोर डालती हैं। सरल भाषा में समझते हैं, ट्रंप का मन किया किसी देश पर हमला कर दिया, ट्रंप का मन किया किसी भी देश पर टैरिफ लाद दिया, ट्रंप का मन किया किसी भी देश को धमका दिया। चाय से ज़्यादा केतली गर्म है। अब सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ये भाषा उनके साथ काम करने वाले भी सीख गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आज शो में बात करेंगे अमेरिका के बड़बोलेपन और भारत के स्टैंड की। क्या वाकई भारत को तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी? Brought to you by ITEL, Candid and Sensodyne DSP. ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार अस्थिरता से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को, उस खाड़ी को बंद करने का ऐलान किया था और कहा था कि वहाँ से कोई भी जहाज़ वो गुजरने नहीं देंगे। ये दुनिया का एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है और इससे होकर के ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई का 20% सप्लाई यहीं से गुजरता है। बाद में ईरान के ही आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस बात का खंडन भी आने लगा। दोष अमेरिका को ही दिया गया। जाहिर है भारत पर भी इसका असर पड़ना था। भारत की तेल सप्लाई को लेकर बड़ी खबर आई है अब सामने। भारत रूस से तेल खरीदेगा, लेकिन खबर ये नहीं है। इस बात की संभावना युद्ध के पहले दिन से ही जताई जा रही थी कि तेल के लिए भारत को अब रूस के पास एक बार फिर जाना होगा। खबर यह है कि अमेरिका का ये कहना है कि उसने इस बात की इजाज़त दी है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। गौर कीजिएगा, परमिशन, इजाज़त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने एक बाकायदे नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लिखा है कि भारत 5 मार्च 2026 के 12:01 से 4 अप्रैल 2026 के 12:01 तक रूस से तेल खरीद सकता है। उसकी कॉपी इस वक्त मेरे पास है। इसमें लिखा है द सेल, डिलीवरी और ऑफलोडिंग ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशियन फेडरेशन ऑरिजिन loaded on any vessel including vessels blocked under the above listed authorities on or before 12:01 am Eastern Standard Time March 5, 2026 are authorized through 12:01 am Eastern Daylight Time April 4, 2026 provided that the delivery or offloading of such crude oil or petroleum products अकर्स एट अ पोर्ट इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी पोर्ट पर ये हो, और द परचेजर ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज एन एंटिटी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ रिपब्लिक इंडिया, भारत के कानून सम्मत हो। तो ये एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी वाशिंगटन डीसी से ये जारी किया गया है। इसके सरल भाषा में बस इसका ये मतलब समझिए कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिफाइनरीज को रशिया से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। 7 अगस्त 2025 को रूस से तेल खरीदने की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इसे पेनल्टी कह सकते हैं। इसको मिलाकर ही भारत पर अमेरिका का टैरिफ 50% हो गया था। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत कर रहा है, फंड कर रहा है एक तरह से उस वॉर को। और भारत ने लंबे समय तक अमेरिका के दबाव को नज़रअंदाज किया है, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद चीज़ें बदली। भारत ने रूस से तेल खरीदना तेज़ी से कम किया। फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है, इसलिए ट्रेड डील की जा रही है और भारत पर लगा 50% टैरिफ घटा करके फाइनली 18% कर दिया गया। अब ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि हम छूट दे रहे हैं साहब 30 दिन की, भारत रूस से तेल खरीद सकता है। खबर आई और विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है,
वो एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का 11 फरवरी का एक बयान शेयर किया जो उन्होंने संसद में दिया था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. विपक्ष सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने तेल के मसले पर वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखा ही नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान देखिए। So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices. जयशंकर कह रहे हैं कि भारत के हितों के लिए जो उचित होगा वही किया जाएगा। यही हमारी पॉलिसी रही है, जैसा बाकी देश भी करते हैं। लेकिन ये बयान अब का नहीं है। ये बयान उन्होंने दिया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अगस्त 2022 में। लेकिन तेल खरीदने की ये कथित छूट मिलने पर ना तो विदेश मंत्री कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं अभी तक, और ना ही मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से अभी तक कुछ इस पर बोला गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। एक और खबर आप सुबह से देख रहे होंगे। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ, चल रहा है अभी भी। अमेरिका की ओर से वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ भारत आए, एक तरह से वहाँ के उप विदेश मंत्री आप कह सकते हैं। समिट में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाएगा, लेकिन सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा। इसके बाद लैंडाउ ने जो कहा वो हेडलाइन बन गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वो गलतियां दोबारा नहीं करेगा जो उसने करीब 2 दशक पहले चीन के साथ की थी। उन्होंने ये कहा कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों से अमेरिका ने कई सबक सीखे हैं। उस समय अमेरिका ने चीन को कई बाजारों में बढ़ने का मौका दिया था। बाद में चीन कई व्यापारिक क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकलने लगा। इसलिए भारत के साथ हाल ही में तय किए गए व्यापार समझौते में अमेरिका अपने हितों की सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा स्पष्ट रहेगा, जो अभी ट्रेड डील हुई है। तो लैंडाउ ने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी फैसला लिया जाए वो उसके लोगों के लिए भी सही हो। आखिरकार अमेरिकी सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी इस टिप्पणी से 2 सवाल उठते हैं। पहला, अमेरिका ने 20 साल पहले चीन के साथ कौन सी आखिर वो गलतियां की थी, और दूसरा, इस बयान के जरिए भारत को क्या संदेश दिया जा रहा है। दूसरे बयान पर ज़रा अभी लौटेंगे, पर पहले ज़रा अमेरिका की ये चाइना वाली गलती पर नज़र डालते हैं। किस गलती का जिक्र कर रहे हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री? दरअसल वो ट्रेड अग्रीमेंट्स थे, जैसा भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड एग्रीमेंट जो लगभग अंतिम दौर में अभी अटका हुआ है। नवंबर 1999 में अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और इस समझौते ने चीन के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल होने का रास्ता खोला। इस समझौते से हुआ ये कि चीन ने भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इस समझौते से चीन का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुला, जिसकी वजह से चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का रास्ता मिला। 2001 में चीन आधिकारिक रूप से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया। इसके बाद अमेरिका चीन से बड़ी मात्रा में सामान इंपोर्ट करने लगा। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस PNTR का दर्जा दिया। इसका मतलब ये था कि चीन को अमेरिका के साथ सामान्य और स्थायी व्यापारिक रियायतें मिल गईं। इसके बाद दोनों देशों के बीच बहुत तेज़ी से व्यापार बढ़ा। हुआ ये कि अमेरिका ने चीन से जितना सामान खरीदा उसके मुकाबले बेच बहुत कम पाया। आयात हैवी था, निर्यात कम होता गया, और समय के साथ अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया। अमेरिका के इतना आयात करने के पीछे कुछ कारण भी थे। चीन में मजदूरी बहुत सस्ती थी, इसलिए वहाँ सामान कम लागत में बन जाता था। दूसरी ओर अमेरिकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कंज्यूमर कॉस्ट और आयात पर निर्भर होती गई, इसलिए अमेरिका चीन से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता चला गया। अमेरिका के लिए एक तरह से चीन ने फैक्ट्री का काम किया, और नतीजा भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका और चीन के व्यापार पर एक नज़र डाल लेते हैं। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो की रिपोर्ट ये कहती है 2024 में अमेरिका ने चीन से 438.9 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, मंगाया। उसी साल अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों से कुल मिलाकर 3.3 ट्रिलियन डॉलर का सामान खरीदा। इसमें चीन से आने वाला सामान कुल अमेरिकी आयात का 13.3% था।
चीन अमेरिका को सामान सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। आप ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका 100 सामान दूसरे देशों से खरीद रहा है तो कम से कम 13 सामान चीन से आएंगे। चीन से अमेरिका क्या क्या मंगाता है? नहीं, चाइनीज़ हार्डली नहीं मंगाता। कंप्यूटर, खिलौने, वीडियो गेम, कंसोल वगैरह मंगाता है। मेजर प्रोडक्ट्स हैं ये, और इनकी हिस्सेदारी अमेरिका के चीन से कुल आयात का लगभग 55.5% है। दूसरी ओर 2024 में अमेरिका ने चीन को 143.5 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, यानी अमेरिका का चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से 3 गुना ज़्यादा था। यानी अमेरिका चीन से जितना खरीदता है उससे कहीं कम उसे बेच पाता है। इसी वजह से 2024 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 295 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रहा। इतना घाटा देख करके ट्रंप हो या बाइडेन दिमाग तो चकराएगा, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में ये भी उचित नहीं ठहराया जा सकता कि आप किसी भी देश को धमकाकर उस पर टैरिफ लगाने लग जाएं, जैसा ट्रंप और उनके साथी कर रहे हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका अपने देश का व्यापार बढ़ाने के लिए और व्यापार घाटा घटाने के लिए उचित कदम उठा सकता है, लेकिन भारत आकर के ये कहना कि भारत के साथ चीन वाली गलती नहीं दोहराएंगे, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ये थोड़ा अपमानजनक है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसका इंतज़ार है। सवाल है कि अमेरिका की हरकतों पर भारत प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है, और ये एक ट्रेंड जैसा क्यों बनता जा रहा है कि ट्रंप या उनका कोई नुमाइंदा कुछ बोलता है और भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। कुछ उदाहरण देखिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताया। फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूछा गया कि क्या अब भारत से हुई ट्रेड डील की नियम शर्तों में भी बदलाव होगा? ट्रंप बोले कि कतई नहीं, भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत पहले से तय किया गया टैरिफ देता रहेगा, जबकि अमेरिका कोई टैरिफ नहीं देगा। ट्रंप ने एक बात और कही कि पहले उल्टा होता था, भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता था, हम उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाते थे, अब हमने सब पलट दिया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो टैरिफ की बात दोहराई, जबकि ये बात कही जा रही है कि ज़ीरो टैरिफ की वजह से भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नुकसान होना तय है। विपक्ष और किसान संगठनों ने इसी बात पर मोदी सरकार को घेरा भी है। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने बयानों में तो ज़रूर कहा है कि भारतीय किसानों के सारे हित सुरक्षित हैं और रहेंगे, लेकिन ट्रंप के इस ज़ीरो टैरिफ वाले बयान के बाद भारत सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई फिर से। इसी तरह जनवरी 2026 में ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सर कहकर संबोधित किया। मुद्दा अपाचे हेलीकॉप्टर डील का था। ट्रंप का दावा है कि लंबे समय से अटकी अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने आए थे। रिपब्लिकन सदस्यों के सामने ट्रंप बोले कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें 5 साल तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझसे पूछा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? मैंने कहा हाँ। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी उनसे पूरी तरह खुश नहीं है, क्योंकि भारत को अब ज़्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। विपक्ष ने ट्रंप के इस बयान को भी मुद्दा बनाया, कॉम्प्रोमाइज़ पीएम वाला नैरेटिव चलाया, लेकिन इस बार भी भारत सरकार की ओर से इस मसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में ब्रेक लगने के बाद ट्रंप अनगिनत बार युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। कई दफ़े दावा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया। लगातार दोहरा चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष सुलझाने के लिए पीएम मोदी ने उन्हें फ़ोन किया था। दोनों तरफ से वो कहते हैं कि फ़ोन किया था। इन बयानों पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी अमेरिका से कोई बात नहीं हुई, लेकिन ट्रंप युद्ध रुकवाने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट गिरने का दावा भी करते आए हैं। शुरू में उन्होंने कहा था कि 5 गिरे, फिर कहा 6, अब लेटेस्ट 11 जेट गिरने की बात करने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कितने जेट गिरे, इसको लेकर के भारत की ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना ही ट्रंप का नाम लेकर के उन्हें कोई सीधी और ठोस प्रतिक्रिया इस मसले पर दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रंप और उनकी सरकार भारत को लेकर के कुछ ऐसी स्थिति पैदा करती है जो हमारे लिए सहज नहीं होती, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? क्या रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका जो छूट देने की बात कर रहा है, क्या भारत इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा? क्योंकि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर एक तरह से ये प्रहार है। ये जो बात कही है वहां के अधिकारी ने, एक बात तो स्पष्ट है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कोई पब्लिक पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट नहीं है। और हम भी ये जानते हैं
कि चाइना अमेरिका के कॉस्ट पे या अमेरिका ने प्रमोट किया तो वो आगे बढ़ा, और भारत को वो चाइना बनने नहीं देना चाहते। ये स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हम सब की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे तबके के ऑफिशियल है, मतलब ये कोई फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है, प्रेसिडेंट खुद नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा है, और कंपटीशन हर राज्य में होती है, तो अमेरिका भी वैसा करना चाहता है या करने की अपेक्षा रखता है। लेकिन प्रॉब्लम भारत के साथ क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट्स पे वो काउंटर स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। आपने पहले भी देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप कितनी बातें कही, हमने कुछ नहीं कहा। हमें लगता था कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक पेशेंस है इन टर्म्स ऑफ नॉट स्पीकिंग अप, वो अपना काम करेगी, और उसी ने काम किया। हम एक तरह से नैरेटिव बना के उनके नैरेटिव को काउंटर करें, ये हम चाहते भी नहीं थे, और हमने एक स्टडीड साइलेंस मेंटेन किया। हम जानते हैं कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स में का कोई फायदा नहीं है, और अल्टीमेटली आप देखिए ना, अगर जो हम वॉर ऑफ वर्ड्स करते उसका नतीजा क्या निकलता, यही निकलता कि और टैरिफ लगते। जैसे माइक कार्नी या कनाडा के एक वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ कहा, तो एक प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कहा, तो उसके चलते उन्होंने कनाडा से संबंध अपने बिगाड़ लिए। तो ये बयानबाजी होती रहेगी। और स्विट्जरलैंड का ही एग्जांपल लीजिए ना आपने, स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट थे, रोटेशनल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुछ ट्रंप साहब पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दिया, अब उनको कहा आप 40% टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहे तो हमारा ही नुकसान होगा, फायदा तो कुछ नहीं होगा। वो तो टेम्परामेंटल है, आजकल कल कुछ लेफ्ट साइड उठे, कुछ बयान दिया बेड से, राइट साइड बेड से उठे, कुछ बयान दिया, तो हम सब जानते हैं। तो हमें भी पेशेंस रखना चाहिए। तो अमेरिका को लेकर भारत के असमंजस पर मंथन संभवतः अभी चलता रहेगा, खासतौर पर जब तक ट्रंप रहेंगे ट्रंपिज्म भी चलता रहेगा। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने देना चाहिए? बहसें भरपूर हुई हैं, नेगेटिव असर भी खूब गिनाए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीनेजर्स को सोशल मीडिया से दूर रखने को लेकर कानून भी बन चुका है। अब यही काम भारत के कर्नाटक में भी होने जा रहा है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बैन करने का प्लान चल रहा है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने किया है 2026-27 के बजट भाषण में। तर्क दिया कि ज़्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया का बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी नुकसान से बचाने के लिए ये प्रस्ताव है, जो भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और 2025 के नियमों से जुड़ा है। इसकी धारा 9 में कहा गया है कि बच्चों के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता पिता या कानूनी अभिभावक से सहमति लेनी होगी। 2025 में इन नियमों में और क्लैरिटी दी गई है। साफ किया गया है कि प्लेटफॉर्म को टेक्निकली ये सुनिश्चित करना होगा कि परमिशन देने वाला व्यक्ति एडल्ट हो। इसके लिए सरकारी आईडी, डिजिटल लॉकर जैसे तरीकों से जांच होगी। यानी बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले प्लेटफॉर्म को उनकी उम्र की जांच और माता पिता की परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार का ये प्रस्ताव उससे आगे जाता है। राज्य स्तर पर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन करने की बात है। ये केंद्र के कानून से भी ज़्यादा सख्त है। खबरें बता रही हैं कि सीएम सिद्धरमैया ने इसको लेकर के पिछले महीने बेंगलुरु में वाइस चांसलर्स की बैठक में भी चर्चा की थी। मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग, मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर को लेकर के चिंता जताई थी। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई 30 MKI क्रैश कर गया। हादसे में वायुसेना के 2 पायलट्स, स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके निधन पर दुख जताया है, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। फाइटर जेट ने असम के जोरहाट से 5 मार्च को उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद करीब 7:42 पर विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जिसके बाद विमान रडार से गायब हो गया। विमान के गायब होने की खबर मिलते ही वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मालूम पड़ा कि विमान जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग के घने जंगलों में क्रैश हो गया है। पायलट्स को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर उनके निधन की पुष्टि की।
हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर मल्टी रोल फाइटर जेट में से एक है। रूस की टेक्नोलॉजी की मदद से इसे भारत में ही बनाया गया है। सेना में इसे पहली बार 2002 में शामिल किया गया था। फिलवक्त भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा यही विमान है। विमान की बड़ी खासियत इसकी एयर फ्लेक्सिबिलिटी है। उड़ान के दौरान हवा में आसानी से ये पोजीशन बदल सकता है, मनूवर कर सकता है, जिससे दुश्मन विमान को टारगेट करना और बचना आसान हो जाता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।